निकाय एवं विषयों की समझ में, और ऐसे शिक्षण शास्त्र में हम शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम शिक्षण विधि जिसमें कहानी विधि का अध्ययन कर रहे थे। कहानी विधि के बारे में हमने कुछ पढ़ भी लिया था कि किस प्रकार से बालकों को कहानी विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाना उचित भी होता है, क्योंकि बालकों की रुचि कहानी में अधिक होती है और इससे अधिक अधिगम हो पाता है, या कहे कि प्रभावशाली अधिगम होता है। इसी दृष्टि से कहानी विधि को भी शिक्षण विधियों के अंतर्गत रखा गया है। कहानी एक ऐसा आख्यान है, या कहें कि यह इतना छोटा होता है कि एक बैठक में ही पढ़ा जा सकता है। छोटी कहानियों को इस प्रकार ही तैयार किया जाता है, और जो पाठक पर एक प्रभाव के उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो, ऐसा ही है एक आख्यान होता है, जिसमें ऐसी सब बातों का बहिष्कार कर दिया जाता है जो उस प्रभाव को अग्रसर करने में सहायक ना हो, तो यह स्वयं में पूर्ण होती है। तो इसी प्रकार का यह एक आख्यान होता है, जिसमें कि इस तरह की बातों को का ही समावेश किया जाता है, जो कि पढ़ने वाले पर अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित कर पाते हैं। तो इसी दृष्टि से कहानी विधि के आधार पर ही शिक्षण कार्य करवाना भी अधिक प्रभावकारी माना गया है। अब कहानी के जो तत्व हैं उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। कहानी के 6 तत्व बताए गए हैं, जैसे कि जो मुख्य रूप से स्वीकार किए गए हैं। कहानी के 6 तत्व हैं। सबसे पहले तो क्या है? कथा वस्तु, जिसके आधार पर कहानी को तैयार किया जाता है। कथा वस्तु, कथा वस्तु मुख्य रूप से कहानी का आधार ही है। किस कथा के सहारे कहानी विकसित होती है, तो उसी को इसमें कथा वस्तु कहा जाता है। दूसरा है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण में इस कौन कौन से पात्र इसमें सम्मिलित किए जाने हैं, जिन पात्रों के प्रभाव के माध्यम से ही बालकों को किसी न किसी प्रकार के गुणों का अभ्यास करवाना है, या कहें कि उनके चरित्रों के प्रभाव बालकों में विकसित करने हैं। तो इस तरह के चरित्र निर्माण भी कहानी का एक मुख्य तत्व में रखा जाता है। उन पात्रों का चरित्र चित्रण तैयार किया जाता है, जिन पात्रों के माध्यम से कथा वस्तु को आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद है कथोपकथन, या कहें संवाद। कथोपकथन संवाद के अंतर्गत आते हैं। जो पात्र तैयार किए गए हैं उस कथा वस्तु को पूर्णता की ओर पहुंचाने के लिए उन पात्रों के माध्यम से किस प्रकार के संवाद प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि उस कथा वस्तु को पूर्णता की ओर ले जाए। इस तरह के संवादों की तैयारी किसके अंतर्गत आती है? कौन से तत्व में आती है? तीसरे तत्व में, जो कहानी के 6 तत्वों में रखा गया है, उसे कथोपकथन कहा जाता है। इसी तरह से देश काल एवं वातावरण। देश काल एवं वातावरण। अब जो कथा वस्तु तैयार की गई है, किस तरह के वातावरण के अनुसार, यानी किस तरह का समय उसमें दिखाया गया है, किस तरह की संस्कृति को उसमें दिखाया गया है, तो इस तरह के जो भी उसमें परिवेश रखा गया है, उस परिवेश को क्या कहेंगे? देश काल एवं वातावरण। क्योंकि पात्र जो चरित्र निर्माण किया गया है, वो जिस तरह के संवाद बोल रहे हैं, तो वो किस पर आधारित होंगे? उस समय के वातावरण पर।
यानी किस तरह की उसमें जो परिवेश रखा गया है, तो उसी के आधार पर कथा वस्तु आगे बढ़ती है। चरित्र जो भी उसमें चरित्र रखे गए हैं वो भी अपना संवाद उसी आधार पर व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए चौथे तत्व के रूप में इसमें कहानी में ये देश काल एवं वातावरण को रखा गया है। फिर इसके बाद आती है कहानी की शैली, किस प्रकार की शैली में कहानी को व्यक्त किया गया है। तो पांचवें तत्व में शैली को रखा गया है। शैली क्या है? एक तरह से एक तरीका है जिसके माध्यम से कहानी को व्यक्त किया जाता है। तो किस प्रकार की शैली उस कहानी के प्रति अपनाई गई है, तो उस शैली का भी वर्णन किया जाता है। तो इसे भी कहानी के तत्वों के अंतर्गत रखा जाता है। और एक मुख्य तत्व होता है छठा तत्व, जो है कि उद्देश्य। क्योंकि कोई भी कहानी लिखी जा रही है तो कोई ना कोई तो आधार उसका होता ही है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। किस उद्देश्य के लिए उस कहानी को लिखा गया है, किस उद्देश्य को वह कथा वस्तु पूर्ण कर रही है, तो वह मुख्य तत्व के रूप में क्या होता है? उद्देश्य। तो उसे छठे तत्व के रूप में लिखा माना गया है। और इस तरह से इन 6 तत्वों का आधार लेकर के कहानी लिखी जाती है। और इसी के माध्यम से कहानी इन 6 तत्वों के माध्यम से ही कहानी विधि का जो शिक्षण कार्य है वह प्रभावकारी हो जाता है। एक तरह से जो अधिगम है वह अधिक आसान होता है। अधिगम आसान हो जाता है, इसीलिए कहानी विधि को शिक्षण विधि के अंतर्गत रखा जाता है। कहानी विधि के गुणों की बात करें, जैसे कि कहानी विधि है या कहें कि कथा विधि है, तो इसके द्वारा बालक किस प्रकार से अधिगम कर पाते हैं या क्यों अधिगम आसान हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने प्रारंभ में ही बात की है कि कहानी है वो बालकों का रुचिकर विषय होती है, बालक उसमें अधिक रुचि लेते हैं, इसीलिए वो अधिगम अधिक कर पाते हैं, अधिक सीखते हैं। इसी दृष्टि से कहानी विधि के हम जैसे वो रुचिकर है, अधिक सीख पाते हैं बालक, तो इसे हम कहानी विधि के गुणों में रख सकते हैं। तो एक बार कहानी विधि के गुणों को भी पढ़ लेते हैं। कहानी विधि के गुण। सबसे पहले ही जैसे हम इसके गुणों में यही रख सकते हैं कि इस विधि द्वारा बालकों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा हो जाती है या रुचि उत्पन्न होती है। इस विधि के माध्यम से बालकों में अधिगम के प्रति या जो विषय वस्तु उन्हें पढ़ाई जा रही है उस विषय वस्तु के प्रति जो उन्हें सिखाई जा रही है, जिसका अधिगम करवाया जाना है, माध्यम से बालकों में विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। इस विधि में छात्रों को अपने जो विचार हैं जिन्हें व्यक्त करने में बालक संकोच करते हैं,
तो ऐसे विचारों को व्यक्त करने की क्षमता भी विकसित हो पाती है। जैसे ऐसे संकोचित छात्र हैं, वो भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम होते हैं। संकोच करने वाले छात्र भी अपने विचारों को कथा विधि या कहानी विधि के माध्यम से व्यक्त कर पाने में सक्षम होते हैं। व्यक्त कर पाने में सक्षम होते हैं। इस विधि के द्वारा बालक अपनी जिज्ञासा को तृप्त करके अपने आप को, या कहें कि अनुशासन की भावना का भी विकास होता है। क्योंकि जैसे कहानी के माध्यम से जो भी उनकी जिज्ञासाएं हैं वो लगभग शांत हो जाती हैं। बाल शिक्षक के द्वारा कहानी के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं को भी एक तरह से पूर्ण किया जाता है। इसीलिए बालक अनुशासन का भी पालन करते हैं। तो इस दृष्टि से ये कह सकते हैं कि कहानी के द्वारा उनकी जिज्ञासाओं को तृप्त करके उन्हें अनुशासित किया जा सकता है। कहानी के द्वारा उनकी जिज्ञासाओं को प्राप्त करके उन्हें अनुशासित किया जा सकता है। उन्हें अनुशासित किया जा सकता है। कहानी के द्वारा बालकों में नैतिक गुणों का विकास भी किया जा सकता है, क्योंकि कहानी के माध्यम से कुछ इस तरह के महापुरुषों की कहानियां उनके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं जिनके चरित्र का प्रभाव बालकों पर पड़ता है और उनके चरित्र के गुणों को बालक स्वीकार करते हैं और अपने चरित्र में भी विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो इस दृष्टि से इस कहानी के माध्यम से स्वतः ही बालक उनके कार्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। जिन महापुरुषों से या जिनकी कहानी वो सुनते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं, उसी के आधार पर उनके, क्योंकि बालक में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है अनुकरण करने की, तो उस अनुकरण की प्रवृत्ति के माध्यम से बालक उसी प्रकार का कार्य करने के प्रति प्रेरित होते हैं। इस दृष्टि से वह अपना चरित्र भी उन पात्रों के अनुसार ही बनाने का प्रयास करते हैं और इसी दृष्टि से बालकों को
ऐसे नैतिक पुरुषों की कहानी से ही अवगत करवाया जाता है, जिससे बालक उन नैतिक गुणों को अपने जीवन में उतारने का, अपनाने का प्रयास करते हैं। तो इस दृष्टि से बालकों में नैतिक गुणों का विकास भी संभव हो पाता है। इस विधि के माध्यम से बालकों में नैतिक गुणों का विकास किया जाता है, क्योंकि बालक नैतिक महापुरुषों की कहानी सुनकर उनके नैतिक चरित्र से प्रेरणा लेकर स्वयं भी अनुकरण के माध्यम से अनुकरण के द्वारा अपने जीवन में उन गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं। इनका प्रयास करते हैं। इसीलिए कहानी विधि अधिक प्रभावकारी होती है। ये कहें कि कहानी कहना भी एक कला है और इससे बालकों में कहानी कहने की क्षमता या कहानी कहने का अभ्यास भी बालकों को करवाया जाता है। इस तरह से कहानी कहकर वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करना भी सीख पाते हैं। तो इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि बालकों में कहानी कहने की कला के प्रति भी बालक अभ्यस्त होते हैं या कहानी कहने की कला का विकास भी बालकों में किया जाता है।
विधि के माध्यम से बालकों को कहानी कहने की कला के प्रति कहानी कहने की कला के प्रति भी अभ्यस्त किया जाता है, प्रति भी अभ्यस्त किया जाता है या अभ्यस्त हो जाते हैं बालक, किया जाता है। इस प्रकार से कहानी विधि से के शिक्षण के माध्यम से बालक अपने विचारों को व्यक्त करना सीखते हैं, अच्छे गुणों को अपनाना सीखते हैं। जो भी अधिगम कार्य मानो कठिन होता है तो उसे कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करने से बालक शीघ्र उस विषय वस्तु को ग्रहण कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए कहानी विधि बालकों के लिए रुचिकर विधि होती है और इसके अभ्यास के माध्यम से बालक अपने विचारों को भी अभिव्यक्त करना सीख पाते हैं। तो इस दृष्टि से कहानी विधि को एक महत्वपूर्ण विधि माना जाता है और बालकों के लिए रुचिकर विधि भी कहा जाता है।